हेलो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में देखा था और उसमें हमने पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि इनकी किस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करते हैं, इनका बिहेवियर किस तरह से होता है, ये हमने देखा था। तो आज उसी में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हम पोलराइज्ड करते हैं, उसके मॉलिक्यूल को हम पोलराइज्ड करते हैं, तो उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। यानी कि सब्सटेंस के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम में उसमें कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। और इसे हम किससे शो करते हैं, पी वेक्टर से शो करते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन है, पी जो है, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इंड्यूस होता है। तो यानी पी प्रोपोर्शनल टू ई, और पी इक्वल्स टू होता है काई ई। जहां काई ई जो है एक कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या बताता है, ये उस मेजर को बताता है कि मटेरियल कितना ज्यादा पोलराइज्ड हुआ है। तो ये बात थी हमारी पोलराइजेशन की। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हम किसे कहेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। यानी कोई भी कंडक्टर है वो कितना ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है। द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे कोई वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक के अंदर जो वाटर फिल होता है उसके एक सर्टेन लेवल तक फिल होता है और उसका एक सर्टेन कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। इसी तरह से किसी भी कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है चार्ज को होल्ड करने की। तो हम इसे कहते हैं इट इज द एबिलिटी और द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। यानी उस कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते हैं, उसको चार्ज देते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उसका चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, या हम उसका चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यानी Q प्रोपोर्शनल टू V होता है और Q इक्वल्स टू CV। तो यहां ये C जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो C इक्वल्स टू Q बाई V। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब यहां ये देखने वाली बात है कि ये कैसे क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है, आपको यहां से दिख भी रहा है, Q कूलम अपॉन वोल्ट, कूलम पर वोल्ट होती है। और इस कूलम पर वोल्ट को हम फैराड भी कहते हैं। कूलम पर वोल्ट इक्वल्स टू फैराड। तो हम देखेंगे कि 1 फैराड किसे कहेंगे, 1 फैराड। अब यहां देख सकते हैं
अगर किसी भी कंडक्टर को 1 कूलम का चार्ज दें, हम कितने कूलम का चार्ज दें? 1 कूलम का चार्ज दें, और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाए, तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है कितना होगा? 1 फैराड। तो 1 फैराड को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर and its potential is increased by 1 volt, that is called 1 farad. अब 1 फैराड क्या है? थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, तो हम इसको छोटी यूनिट में भी हम शो करते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, मिली फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड। तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। 1 माइक्रो फैराड इक्वल्स टू 10⁻⁻6 फैराड। 1 मिली फैराड 10⁻⁻3 फैराड। अभी न्यूमेरिकल में हमारे यही काम आएंगे। ज्यादातर वैल्यूज माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड में दी हुई होती हैं। 1 नैनो फैराड -9 फैराड, 1 पिको फैराड इक्वल्स टू 10⁻⁻12 फैराड। तो इनका कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे यही काम आते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो कैपेसिटेंस है ये किन किन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम फॉर्मूले को देखें तो फॉर्मूले को देख के लग रहा है कि सी, क्यू और वी पर डिपेंड करता होगा। ये बिल्कुल नहीं है। कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की क्या है? प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो क्या बताती है? उसकी एबिलिटी को बताती है कि वो कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो सी जो है ये कभी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। ये तो एक सिंपल रेशियो है, क्योंकि अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी रेशियो में चार्ज बढ़ जाएगा, यानी सी की वैल्यू कैसी रहेगी? फिक्स रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। यानी सी कभी भी क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करेगा। सो थोड़ा समझते हैं। Factors which affects the capacitance of a conductor। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, और उस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने चार्ज दिया, तो हम जानते हैं कि वो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। देख सकते हैं चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूट है, और उसका रेडियस r। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो कहां तक जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी। यानी इसकी जो एनर्जी है वो कहां तक डिस्ट्रीब्यूट होगी? इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूट होगी। कुछ इस तरह से होगा। और इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो सरफेस है उस पर पोटेंशियल होगा V इक्वल्स टू KQ/R। KQ/R होगा। तो हम यहां से C निकालू मैं, तो C इक्वल्स टू Q/V, और V कितना है? Q/R। V कितना है? KQ/R। KQ/R। तो इसे सॉल्व करा तो C आ रहा है मेरे पास 1/K इंटू R, और K होता है 1/4πε0। तो C इक्वल्स टू हो गया 4πε0R। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि C ना तो Q पे डिपेंड कर रहा है और ना ही V पे डिपेंड कर रहा है। इसमें ना तो Q है और ना ही V है। तो यहां से हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी रेडियस पे, यानी उसकी साइज पे, कंडक्टर की साइज पे डिपेंड कर रहा है। और किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट तो नहीं कहेंगे हम इसे, हम कहेंगे किसके? मीडियम पे डिपेंड करता है। यानी एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस शेप, साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, और मीडियम पे डिपेंड करता है। और अगर उस कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो 3 फैक्टर हुए, ध्यान रखेंगे इन्हें। फर्स्ट फैक्टर है शेप एंड साइज।
ऑफ द कंडक्टर। तो किस पे डिपेंड करा? शेप साइज पे डिपेंड करा। दूसरा मीडियम, यानी हमने किस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कंडक्टर को रखा है इस पे डिपेंड करेगा। और तीसरा नियर बाय कंडक्टर। अभी डिपेंडेंस देखेंगे किस तरह से डिपेंड करता है, तो अभी ये फैक्टर ध्यान रखेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे C जो है ये Q और V पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं जिस रेशियो में उस कंडक्टर का चार्ज बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल भी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, जिससे C कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं कि जो वाटर टैंक होता है, उस वाटर टैंक में पानी जो आता है वो उसकी क्वांटिटी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि पानी की क्वांटिटी पर उस वाटर टैंक का साइज डिपेंड करेगा। वाटर टैंक का साइज फिक्स होता है। इसी तरह से हम एक सर्टेन पोटेंशियल तक ही हम उस बॉडी को चार्ज दे सकते हैं, उस कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं। तो इसलिए कैपेसिटेंस कैसा होता है? फिक्स होता है। फर्स्ट मैंने आपको फैक्टर बताया था शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज किस तरह से इफेक्ट करेगा? अब आप ऐसा सोचो, अगर किसी कंडक्टर का हम सरफेस एरिया बढ़ा दें, उसका एरिया बढ़ा दें, तो वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा, यानी कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? उस कंडक्टर की साइज के प्रोपोर्शनल होता है। यानी साइज बढ़ाने पर उस कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया था मीडियम। मीडियम किस तरह से इफेक्ट करता है? बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी। सपोज एक कंडक्टर को हमने चार्ज दिया और चार्ज देने के बाद उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया V। वैक्यूम में रखा हुआ था हमारा कंडक्टर और उसको हमने चार्ज दिया और उसका पोटेंशियल कितना पहुंच गया? V पहुंच गया। अब देखेंगे इसे, अगर मैं इस कंडक्टर को उठाकर किसी ऐसे मीडियम में रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, या उसकी परमिटिविटी, उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R होता है। तो हम देखेंगे कि V इक्वल्स टू होता है KQ बाई R और V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये तो वैक्यूम की बात हुई। लेकिन अगर मैं मीडियम में पोटेंशियल कैलकुलेट करूं, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इन मीडियम, अगर मैं मीडियम में देखूं तो Vm इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R। Vm इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q बाई R। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या बन गया हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वैक्यूम। यानी मीडियम में पोटेंशियल कितना होता है? V अपॉन एप्सिलॉन R। यानी पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। यानी जैसे ही हमने एक चार्ज कंडक्टर को किसी मीडियम में रख दिया तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और कितने रेशियो से डिक्रीज हो गया? एप्सिलॉन R से डिक्रीज हो गया। तो अब उसी पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए कंडक्टर को और चार्ज देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो आप देख सकते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा। हम जानते हैं C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो अब जब मैंने उसे मीडियम में रख दिया तो मीडियम में रखने से क्या हुआ? उस बॉडी का, उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो उसका C क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। हमने सिस्टम चेंज कर दिया, यानी उसे हमने कहां उठा कर रख दिया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया, किसी और दूसरे मीडियम में रख दिया कंडक्टर को। इस वजह से उस सिस्टम का पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। यानी अब हम उसे और चार्ज दे सकते हैं, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। यानी V डिक्रीज होने पे C कैसा हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम सिस्टम चेंज नहीं करें तो C कभी भी V पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसे ही थर्ड पॉइंट देखेंगे कि थर्ड पॉइंट था हमारा नियर बाय
कंडक्टर। सपोज हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है, सपोज ये कोई चार्ज कंडक्टर है और इस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल इनिशियली V है और C इक्वल्स टू क्यू बाई वी है। अगर मैं इसके पास में एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं, न्यूट्रल कंडक्टर अगर मैं रख दूं तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं ये न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और जब इंड्यूस होगा तो इसका खुद का पोटेंशियल वो नेगेटिव में होगा, सपोज माइनस वी डैश। तो क्या इसके नेगेटिव चार्ज हो जाने की वजह से इसका पोटेंशियल वही रहेगा? कभी भी वह नहीं रहेगा। अगर मैं अब यहां पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो यहां जो पोटेंशियल होगा इसके खुद के चार्ज पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगा और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा। तो अब नया पोटेंशियल क्या होगा? V डबल डैश इक्वल्स टू V प्लस माइनस ऑफ V डैश, यानी V डबल डैश न्यू पोटेंशियल इक्वल्स टू V माइनस V डैश। तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल था वो V था, लेकिन अब क्या हो गया? V माइनस V डैश, यानी पोटेंशियल रिड्यूस हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर पोटेंशियल रिड्यूस हो गया तो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसी पोटेंशियल तक वापस से पहुंचाने के लिए हमें उस कंडक्टर को और चार्ज देना पड़ेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्राफ या स्लोप ऑफ द क्यूवी कर्व। तो हमने भी देखा था Q प्रोपोर्शनल टू V था और Q इक्वल्स टू CV था। यहां C क्या था? कांस्टेंट था, इसे हमने कैपेसिटेंस कहा था। अगर मैं Q और V के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अगर बॉडी का चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा। तो मैंने यहां V ले लिया, यहां मैंने Q ले लिया, तो एक लीनियर कर्व आएगा। सपोज ये कर्व यहां एंगल थीटा बना रहा है और मैं इस ग्राफ पे 2 पॉइंट मान लेता हूं। सपोज ये पोटेंशियल V2 और ये पोटेंशियल V1। जब पोटेंशियल V1 था तो उस कंडक्टर का चार्ज Q1 था और जब पोटेंशियल V2 पहुंच गया तो उस पर चार्ज कितना आ गया? Q2। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब चार्ज Q1 था तो उस बॉडी का पोटेंशियल था V1, जब चार्ज Q2 पहुंच गया कंडक्टर का तो उसका पोटेंशियल हो गया V2। तो अगर मैं यहां ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं A B C तो ये एंगल थीटा होगा। मैं यहां से अगर tan थीटा कैलकुलेट करूं, एन ट्राइंगल ए बी सी, यहां से अगर मैं tan थीटा कैलकुलेट करूं तो tan थीटा इक्वल्स टू आएगा मेरे पास ए बी अपॉन बी सी। क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो होगा Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, और बी सी का जो वैल्यू होगा वो होगा V2 माइनस V1, यानी tan थीटा। और tan थीटा को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, स्लोप ऑफ द कर्व कहते हैं। तो स्लोप ऑफ द कर्व, इसको क्या कहेंगे हम? स्लोप ऑफ द कर्व tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है Q बाई V। अगर मैं यहां देखूं Q बाई V तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। यहां देख सकते हैं Q अपॉन V इक्वल्स टू C। तो यानी हमें एक QV कर्व का जो स्लोप होगा वो स्लोप हमें क्या देगा? हमें कैपेसिटेंस देगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व tan थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? Q2 माइनस Q1 अपॉन V2 माइनस V1, यानी Q बाई V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसे ध्यान रखेंगे, जो क्यूवी कर्व का स्लोप होता है वो किसको बताता है? कंडक्टर के कैपेसिटेंस को बताता है। अब हम कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। तो हम जानते हैं C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, और V पोटेंशियल है और पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो C इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू।
तो ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। और क्यू का डायमेंशन फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता है A1T1। तो C इक्वल्स टू A1T1 का होल स्क्वायर, और W का यानी वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1L2T-2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करके आएगा A2T2 अपॉन M1L2T-2 और C इक्वल्स टू M-1, ये ऊपर जाके L-2 और T की पावर 4 A2। तो ये होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पढ़ा कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने ये सारी बातें हमने इस वीडियो में कवर करी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्फेरिकल सरफेस के लिए एक कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।